हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही खूबसूरत एक्टिविटी पढ़ी थी। आपको याद होगा, जिसमें बल्ब जलता है कि बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलेगा लिंक, आप जाकर देख सकते हो। तो हम लोगों ने कंप्लीट स्टार्टिंग से पूरी सीरीज कर रखी है। आप एक एक एपिसोड देख सकते हैं। सभी एपिसोड में बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद की अनुभूति आपको होगी। बहुत ही आसानी से हम अपने इन 10th के सभी टॉपिक्स को समझ ले रहे हैं, और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो हम यहाँ पर सभी चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में, बहुत ही आसान से, बहुत ही फ़नी टाइप से समझते जा रहे हैं। हाँ जी, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अब दर्द नहीं है। ठीक, जैसे कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है ना। तो अब देखिए, अभी तक हमने इतना सीख लिया है कि पिछली क्लास तक जितना भी आपको आइडिया लगा कि जितने भी एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं, ये जलीय विलयन में जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और सर जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। ठीक, और हमने एसिड और बेस पे बहुत सारी बातें की थी। हमने वीक एसिड भी देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड भी देखा, यानी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, और इतने दिनों तक पढ़ते पढ़ते हम एसिड, बेस, सॉल्ट, उनके रिएक्शंस, इसका बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा आइडिया ले चुके हैं। और अब आपका ये चैप्टर और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में आपको और भी फील आएगी। और ये पूरी 10th वाली जो केमिस्ट्री है आपकी बिल्कुल ज़बान पे होगी, आपके फिंगर पे होगी, फिंगर टिप पे होगी। बोलते हैं ना फिंगर टिप, यानी कि आपकी उंगलियों पर है। ठीक, और आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का, है ना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये कंप्लीट कोर्स होने के बाद जितना भी 10th में चैप्टर है ना केमिस्ट्री वाला, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा आत्मविश्वास होगा, एक कॉन्फिडेंस आप महसूस करोगे, और बहुत ही अच्छा करके आओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बस ये है कि बने रहना बहुत ज़रूरी है, और ईमानदारी से, ना, अपने साथ ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है। और ईमानदारी से आप लेक्चर को अटेंड करते जाए, नोट्स बनाते जाए, जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाएं। जो लोग स्टार्टिंग से हैं, लगे हैं लगातार, है ना, वो लोग समझ रहे हैं कि कितना मज़ा आता है ना पढ़ने में। ठीक, पढ़ाई लिखाई करना वैसे थोड़ा सा कम मज़ा आता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और फालतू की आपको, है ना, दुनियादारी भावुक वाली बातों में उलझाए बिना। अब देखिए सर, आज तो आपने फिर से वही लिख दिया क्या, यानी कि जलीय विलयन में। अब देखिए, मैं जानबूझ के NCERT वाली हेडिंग लिख देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये महसूस हो कि हाँ NCERT ही चल रही है। ठीक है, तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है। ठीक है, जैसे कि NCERT की हेडिंग है। ठीक, देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जलीय विलयन में अम्ल का या फिर क्षार का क्या होता है। ठीक, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। और हम, आपको तो पता है ना, हम हर एक एपिसोड में एक अपना NCERT की एक्टिविटी कर लेते हैं, 1 या 2 कर लेते हैं। अब इस एक्टिविटी को हम लोग क्रियाकलाप बोले या फिर एक्सपेरिमेंट नाम दे देते हैं। ठीक, और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, इतना कुछ आपको पता है। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अपने आयंस के रूप में टूट जाते हैं। ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, और अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में जाकर अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में जाकर H+ आयन के फॉर्म में रहते हैं, H+ आयन के फॉर्म में रहते हैं, है ना। H+ एक्वस, याद है आपको, H+ एक्वस यानी कि H+ जलीय रूप में रहता है। अब इस H+ एक्वस का मतलब क्या है कि H+ वाटर से रिएक्शन करके सर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देता है। आपको याद होगा पिछली क्लास से। तो जो हाइड्रोजन आयन है H+ एक्वस या H3O+, ठीक, तो हम ये बोल रहे थे कि सर जो ऐसे सब्सटेंस है ना, जो कि जलीय विलयन में जाकर H+ एक्वस आयन दे या फिर H3O+ आयन दे दे, तो इन्हें हम एसिड बोलते हैं। ठीक, तो हमें पता है सर कि अम्ल जल में जाकर H+ आयन देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो अम्ल होते हैं, क्या वो जलीय विलयन में ही अपने गुण प्रदर्शित करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। इसका मतलब सर क्या है, जैसे कि हमने बोला HCl एक अम्ल है। ठीक है, तो अब बेसिकली HCl तो जलीय रूप में भी हो सकता है, और HCl शुष्क अवस्था में भी हो सकता है। तो अब हमें इस बात का टेस्ट करना है कि HCl शुष्क अवस्था में क्या अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है कि नहीं। अम्ल व क्षार की पहचान करना हम बहुत ही सिंपल सा जानते हैं सर, सूचक का प्रयोग करके हम अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था। सूचक यानी सर इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर में हम लोग लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। तो लिटमस पेपर का यूज़ करके सर हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक, तो आज का हमारा ये टारगेट है कि जो अम्ल है वो शुष्क अवस्था में अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर जो अम्ल है वो जलीय अवस्था में अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस बात का ही हमें टेस्टिंग करना है। ठीक है, अच्छा,
आपने सर ये भी बताया था कि जो बेस होते हैं ना, बेस जिसे हम क्षारक बोलते हैं, बेस जलीय विलयन में भी जलीय विलयन में जाकर अपने आयन के रूप में टूट जाते हैं। जैसे सर H+ आयन दे रहा था अम्ल जलीय विलयन में, इसी प्रकार आपने बताया था कि OH- एक्वस आयन मिलता है मुझे जलीय विलयन में क्षारक का, यानी कि बेस का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, बेस जलीय विलयन में OH- एक्वस आयन्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये भी। तो अब फिर से सर यही क्वेश्चन आता है कि क्या क्षार जलीय विलयन में ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, या फिर अगर क्षार शुष्क अवस्था में है तो क्या क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का ही एक एक्सपेरिमेंट है। चलिए, तो अब एक्सपेरिमेंट की हम बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब है। अभी मैं NCERT वाली वो लाइनें पढ़ूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सर अपने पास ना एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में ना NaCl हमने डाल रखा है, NaCl। ठीक है, अब इस NaCl में हम क्या करते हैं सर, कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालते हैं। क्या सर डालते हैं, कॉन्सनट्रेट H2SO4। कॉन्सनट्रेट का मतलब सर होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और सांद्र का मतलब मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। अगर लिखा है कहीं पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब कि अम्ल में पानी की मात्रा कम है अम्ल की अपेक्षा। यानी कि अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा है पानी की अपेक्षा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर लिखा होता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब अब की बार अम्ल में अम्ल कम है लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फिलहाल पिछली बात है जो आपको पता है। तो हम क्या किए, टेस्ट ट्यूब था सर, है ना, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इसमें हम लोग NaCl लेते हैं। ठीक, NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर हम इसमें कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल देते हैं। तो ये बात हमें पता है कि कॉन्सनट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन से HCl गैस मिलती है। सर क्या मिलती है, HCl गैस। अब ये HCl गैस सर शुष्क होती है, यानी कि अपनी ड्राई HCl गैस है। अब ड्राई HCl गैस का हम लोग परीक्षण करेंगे लिटमस पेपर के साथ। किसके साथ सर, लिटमस पेपर के साथ। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो शुष्क HCl गैस है, जो ड्राई HCl गैस है, क्या ये लिटमस पेपर के साथ कोई बर्ताव, कोई परिवर्तन शो करती है कि नहीं शो करती है। क्योंकि सर मुझे तो पता है ना कि जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस HCl गैस को हमें क्या करना है सर, गीला करना है। तो गैस तो गीली नहीं हो सकती, लेकिन जो अपने पास लिटमस पेपर है इसको हम गीला करके फिर से टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वाले पार्ट पे आते हैं। पहले मैं आपको रिएक्शन समझा दूँ, फिर हम इसी पे आते हैं अभी। ठीक, तो होने क्या वाला है सर, देखिए जरा। हमारे पास ना एक्चुअल में क्या है कि NaCl है, आज सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड के रूप में हमारे पास रहता है। ठीक, मैंने इसमें ना कॉन्सनट्रेट H2SO4 सर डाल दिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप ब्रैकेट में ना सांद्र लिख सकते हो, सांद्र, है ना, या फिर हम यहाँ पे कॉन्सनट्रेट भी लिखते हैं। मैं इंग्लिश में आपके लिए लिख देता हूँ। कॉन्सनट्रेट को हम शॉर्टकट में कॉन्ग बोलते हैं, कॉन्ग। कॉन्ग का मतलब सर कॉन्सनट्रेट H2SO4। ठीक, तो सिंपल से रिएक्शन है कि जब सोडियम क्लोराइड और H2SO4 की रिएक्शन होती है तो सर सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है सर, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, वही अपना एक्वस के फॉर्म में जलीय रूप में, प्लस HCl गैस निकल जाती है ना, HCl गैस निकल जाती है। ठीक है, अब H2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोडियम 2 है सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन है ना, 1 सल्फर है। तो अपने पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक, ये चीज़। तो सर ये सिंपल सी रिएक्शन थी, मैं इस रिएक्शन को आपके लिए समझा देता हूँ। ठीक है, समझाने के पर्पज़ से क्या है कि हमें पता है ना सर, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, एक लवण है ना, जो कि आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयंस के रूप में इसका अस्तित्व है, प्लस और माइनस। ठीक है, अब सर ऐसा ही जो अपना H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी एक अम्ल है। तो सर अम्ल भी ऐसे H+ और SO4 2- के रूप में टूट जाता है। फिर सर आपने ये बताया था कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं ना उनमें अट्रैक्शन होता है। अपोजिट यानी कि सर जो विपरीत वाले, तो सोडियम और ये सोडियम प्लस और SO4- ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और सर H+ और Cl आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, आपको बस रिएक्शन लिखनी है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो समझाने के लिए, बस सिंपल सी बात। अब यही सब छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो बस सिंपल सा है कि अपने पास जो Na+ सोडियम आयन और जो अपना सल्फेट आयन है ना, ये चीज़ अब ये आपस में मिल जाएगा। तो
तो आपको तो पता है सर, आपने बताया था कि जो ये 2 माइनस चार्ज होता है तो 2 जो मैग्नीट्यूड है वो इसके नीचे आता है, +1 चार्ज है तो 1 यानी मैग्नीट्यूड यहाँ पे आता है। तो सर यहाँ से बन गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक। अच्छा, फिर सर अपने पास ये रखा है 2H+, अरे है ना, फिर सर अपना Cl-, तो सर अपने पास H+ और Cl-, ठीक है, ये मिलके बन जाएगा सर HCl, है ना, 2HCl। तो इस तरीके से अपने पास सोडियम सल्फेट बन गया और HCl बन गया, ठीक। सर ये आपने क्या बताया था, अरे देखो भाई प्लस चार्ज है ना, 1 प्लस चार्ज यानी कि SO4 1 रहेगा, SO4 1, 2 माइनस चार्ज, तो मुझे 2 से मतलब है तो सोडियम 2 रहेगा, 2 सोडियम, ठीक है। अब Hb1 था, Cl भी 1 है तो HCl, ये बातें मैंने पहले बता रखी है। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट तो ये था कि यहाँ पर गैस का फॉर्म है, यानी कि जो अपना HCl है वो गैस के रूप में है, ठीक। तो ये रिएक्शन होने वाली है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, 3 डायग्राम आपको दिखाऊंगा, ठीक, ठीक है। तो मैं आपको 3 डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, यहाँ तक शायद मैं दिखता हूँ, क्यों, हाँ जी। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम हम देखते हैं जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हम टेस्ट ट्यूब लिए थे और दूसरी टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में सर सोडियम क्लोराइड है और दूसरे से हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेकर आ रहे हैं और ऐसे पुअर कर रहे हैं, पुअर मतलब सर डालना, ठीक है। तो हमने इसमें डाला। अब देखिए सेकंड आपको इमेज दिख रही होगी। अब देखिए, अब सोडियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके सर क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस HCl। तो मुझे अभी हाइड्रोजन गैस से मतलब है सर, किससे मतलब है, हाइड्रोजन गैस। आपको दिख रहा है कि सर टेस्ट ट्यूब में ना कॉर्क लगा हुआ है, वही रबड़ का टुकड़ा, ठीक। फिर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि निकास नली लगाए हुए है ना, डिलीवरी ट्यूब, सर क्या बोलते हैं, निकास नली। तो इस नली के थ्रू नली ऐसा लगा दिया। अब अंदर सर क्या हुई, रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन से जो HCl गैस है वो HCl गैस बाहर आती है, अंदर से जो HCl गैस है वो HCl गैस बाहर आती है, ठीक। तो ये जो HCl गैस है सर वो ड्राई HCl गैस है, ये शुष्क HCl गैस है, ठीक है, ऐसे। अब क्या करते हैं हम, अब यही इसी बात का पता लगाना है कि जो HCl गैस है ये ड्राई वाले रूप में अम्ल की तरह व्यवहार करता है या फिर वेट यानी कि गीले वाले रूप में अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक। तो अब इस नली से ना HCl गैस निकलेगा, ठीक। अब पता लगाने के लिए हम लिटमस पेपर लेकर आते हैं, क्या सर, लिटमस पेपर। एक बार हम सूखा लिटमस पेपर लेकर आएंगे, यानी कि ड्राई लिटमस पेपर, ठीक। सूखा लिटमस पेपर सर, सूखा मतलब गीला नहीं है, ठीक। अब मुझे एसिड की पहचान करनी है, तो एसिड क्या करते हैं सर, नीले को लाल कर देते हैं, यानी कि सर मैं अपना नीला लिटमस पेपर लेकर आऊँगा उस नली के पास और जहाँ से गैस निकल रही है उसके पास लाकर रख दूंगा, है ना, लाकर मैंने रख दिया। तो अब देखो सेकंड वाली इमेज में, या फिर जो आपको इमेज दिख रही है इस इमेज में, जब मैं सूखा लिटमस पेपर लेकर आता हूँ इस HCl गैस के पास, तो इस लिटमस पेपर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक। इसका मतलब कि जो HCl गैस है ये शुष्क अवस्था में अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही हमें ध्यान रखना है। यानी कि जो HCl गैस है, जो अम्ल है, ये शुष्क अवस्था में अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता, क्योंकि अगर ये अम्ल की तरह व्यवहार करता तब ये लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट से, ठीक। अब आपको तीसरा टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, सेम वही कंडीशन, HCl गैस निकल रही है, ठीक। अब की बार क्या करते हैं हम लोग, लिटमस पेपर को गीला करके लाते हैं, वेट करके लाते हैं, गीला लिटमस पेपर। तो मैंने वही गीला लिटमस पेपर जहाँ से गैस निकल रही थी उसके पास लाकर रख दिया। तो हम सर ये देखते हैं ना कि जो लिटमस पेपर था वो सर नीले से लाल हो जाता है, वो नीले से लाल हो जाता है ना। तो यहाँ से ये सर बात साफ साफ क्लियर होती है कि जो अम्ल होते हैं वो जली अवस्था में ही अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक। तो जो ड्राई HCl गैस आ रही थी, जो ड्राई गैस आ रही थी ना, और लिटमस पेपर तो सर गीला है, यानी कि इसमें सर वाटर का अमाउंट है, ठीक। तो अब ये जो HCl गैस गीले लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन कर जाती है, यहाँ पे वाटर था तो HCl जो अपने पास अम्ल है वो वाटर में H+ आयन देता है, ठीक है, और इस तरीके से वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है और मेरे पास नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे और इस 3 डायग्राम से साफ साफ क्लियर है। थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखा होगा लेकिन आप उसको समझ सकते हो। ड्राई का मतलब सूखा, कलर को चेंज किया, कलर को चेंज नहीं किया, ठीक। अभी मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाली बात। तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो बार बार चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आ गया सर कि जो अम्ल होता है, अम्ल शुष्क अवस्था में अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि शुष्क अवस्था में तो पानी है ही नहीं और पानी नहीं है तो H+ आयन भी नहीं है।
और ये सर बात बिल्कुल क्लियर है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय अवस्था में ही अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि जब अम्ल जलीय अवस्था में जाएंगे तभी वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या ऐसा क्षार के साथ भी होता है क्या? हाँ, फिर से मैं आपको बता दूं, सिंपल सा, क्षार के साथ भी ऐसा ही है। तो अगर क्षार सूखा है तो वो क्षार की भांति व्यवहार नहीं करेगा, यानी कि वो लाल को नीले में कन्वर्ट नहीं करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट नहीं करेगा। हालांकि इसका एक्सपेरिमेंट अपने में नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं बस। ठीक, अब देखिए, क्षार जलीय विलीन में जाकर OH- आयन देता है। ठीक, तो अगर क्षार जलीय अवस्था में जाएगा, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों जलीय अवस्था में ही, यानी कि जलीय विलयन में ही अम्ल व क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर है। मैंने वैसे आपको बता दिया है कि जो क्षार होते हैं ना, वो अम्ल में जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। उस चीज़ को हम थोड़ा सा एक रिएक्शन के थ्रू भी समझ लेते हैं, जो कि आपको NCERT में शायद मिल जाए। जैसे आप देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉलिड का फॉर्म है और ये अपने पास क्षार है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बात आज क्लियर करने वाला हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, है ना, क्षार, क्षारक, एल्केली और बेस बता रहा हूँ अभी। ठीक, तो अपने पास NaOH है, अभी तक जो हम पढ़े उसके हिसाब से क्षारक, ठीक है, सॉलिड के रूप में। जब मैं इसे पानी में डाला, जब मैं क्या करता हूँ सर, इसको जलीय करता हूँ, तब पता है ना सर, ये कि अपना Na+ एक्वस के रूप में टूट जाता है, प्लस OH- एक्वस, एक्वस यानी जलीय, पढ़ चुके हैं हम, है ना। अच्छा, ऐसे ही अपना सर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड वाला रूप, ठीक है, H2O, H2O का मतलब ऊपर दिखा रहे हैं हम, मतलब कि पानी की अवस्था में KOH है, इसका मतलब ये है। हाँ जी, तो सर क्या हो जाता है सर, K+ होता है एक्वस के रूप में और OH- आयन एक्वस के फॉर्म में टूट जाते हैं। तो क्षार जलीय विलयन में OH- आयन के रूप में टूट जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं हम, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, ये फिर से सॉलिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, वही सर जी अपना पानी में डाला गया है। तो अब की बार सर कैसे टूटेगा, यहाँ पर 2 है ना, यानी कि सर Mg पे 2+ चार्ज, ऐसी ऐसी हरकतें हम पहले कर चुके हैं। Mg पर सर 2+ चार्ज, और इस 2+ को हम प्लस 2 बार प्लस भी लिख सकते हैं। अच्छा सर OH-, तो सर ऐसे टूट जाएगा अपना, है ना, 2OH- एक्वस। ठीक है, सिंपल सी बात, ऐसे। ये तो जो अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो 2+ और OH- के फॉर्म में टूट गया, यानी कि सिंपल सी बात वही है सर कि अपना क्षार पानी में जाकर OH- के फॉर्म में रहते हैं, इस रूप में रहते हैं। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात बताता हूँ। इन्हें अभी तक हम क्षारक बोल रहे थे सर, क्या बोल रहे थे, क्षारक। शुरू से हम अम्ल और क्षारक ही पढ़ते आए हैं, और मैंने अभी तक आपको क्षारक ही चिल्लाया है। अब आज इस क्षारक के नाम से कुछ पर्दा हटेगा। ठीक, क्या डायलॉग ये है, जो क्षारक जल में विलय होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, इन क्षारक को हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, क्षार। तो इसको हम लोग क्षार बोल सकते हैं अगर ये क्षारक जल में घुलनशील होगा तब। और मैक्सिमम अपने सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो क्षारक जल में घुलनशील ही है, जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि आप देखो NaOH, KOH, है ना, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये जो मेरे पास क्षारक थे, है ना, ये जो क्षारक थे, इन्हें अगर हम पानी में डालें और घोलें तो ये पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से वही बात सर, ऐसे क्षारक जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो इन्हीं क्षारक का नाम हम क्षार बोलते हैं, इन्हीं क्षारक को हम लोग क्षार बोल सकते हैं। सिंपल सी बात। इसका मतलब कि सर सभी क्षारक क्षार है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, सभी क्षारक क्षार हैं, है ना, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है सर। क्यों? क्योंकि हम क्षारक को क्षार तब बोल रहे हैं जब क्षारक जल में घुलनशील है। ठीक है, ये अवस्था। लेकिन सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसका मतलब कि सर कुछ ऐसे भी क्षारक होंगे जो जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो मेरे ख्याल से ये सब ये क्लियर है। ठीक, तो क्षारक को हम लोग बेस बोलते थे सर, बेस, और क्षार को हम बोलते हैं सर एल्केली। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्केली। यानी कि आज से हम लोग जर्नल, है ना, ज़्यादातर ध्यान ना देते हुए हम बेस को हम एल्केली बोल देते हैं, कई बार एल्केली को बेस बोल देते हैं। लेकिन आज ये सर बात क्लियर हो गई कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उन्हें हम क्षारक भी बोल सकते हैं और एल्केली भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं उस NCERT वाले एक्सपेरिमेंट पे, और मैं वो NCERT वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता हूँ।
हालांकि मेरी सारी बातें आपको यहाँ पर लिखकर रिएक्शन के रूप में समझा दी है। यही अपने पास रिएक्शन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, और यहाँ से आपको HCl गैस शुष्क अवस्था जो भी है मैंने आपको समझा दी। अब मैं जब NCERT का वो एक्सपेरिमेंट पढ़ूंगा तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और ये भी मैं आपको नोट के फॉर्म में दे देता हूँ अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर है, बिल्कुल, है ना। अब आप देखते हैं, हम लोग NCERT का हम एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं सर, अपना क्रियाकलाप 2.9 वाली एक्टिविटी, ठीक। फटाफट हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हमने इस टाइप की चीज़ें कई बार कर रखी है, ठीक। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि उद्देश्य सर क्या है, जलीय व शुष्क अवस्था में अम्ल व क्षार का अध्ययन करना, ठीक। कि अम्ल जलीय है या फिर शुष्क अवस्था में है तो उस वक्त वह अम्ल और क्षार होता है कि नहीं, इस बात का अध्ययन करना, ठीक। अब जो सामग्री में सर क्या है, वही अपना परख नली, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, निकास नली जिस नली से हम लोग गैस को निकलवाएंगे, फिर लिटमस पत्र यानी कि लिटमस पेपर, ठीक है, शुद्ध हिंदी में पत्र। मैकेनिज्म क्या है यानी कि क्रियाविधि कैसे होगा, तो एक परख नली में लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में, तथा चित्र जो भी आपको अभी चित्र दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा है, ठीक है, के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। परख नली में कुछ बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया ना, अभी आपको समझ में आ चुका है, मैं इसको बस वही पढ़ के आपको फिर से एज ए शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस परख नली में हम लोग कुछ बूंदें H2SO4 की डालेंगे, ठीक। अब निकास नली से बाहर निकलने वाली गैस का परीक्षण करते हैं। अब इस नली से गैस निकलेगी, ठीक है, तो इसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, परीक्षण करेंगे। इस प्रकार बाहर निकलने वाली गैस की जांच गीले तथा सूखे लिटमस पेपर द्वारा करते हैं, ठीक है। तो अब जो गैस निकलने वाली है, अब इसका हम टेस्ट करेंगे यानी कि जांच करेंगे एक ड्राई लिटमस पेपर और एक वेट लिटमस पेपर के साथ, यानी कि एक गीले और सूखे लिटमस पत्र के साथ। हाँ जी, लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन होने वाली स्थिति का परीक्षण करते हैं, है ना। अब हमें इस बात का ऑब्जर्वेशन करना है कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, किस कंडीशन में इस लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ लिया ना। हाँ जी, अब सर क्या है, उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर बाहर निकलने वाली गैस शुष्क अवस्था में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है अथवा नम अवस्था में परीक्षण द्वारा इसकी जांच करते हैं, ठीक है। तो जो गैस निकल रही है, अब हम ऑब्जर्वेशन से इस बात का पता लगाएंगे कि ये गैस ड्राई वाली कंडीशन में यानी कि शुष्क अवस्था में अम्लीय गुण दिखाती है या फिर गीले वाली अवस्था में, ठीक है। तो गीला तो पत्र है। हाँ जी, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, तो आपको दिख रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देती है। तो मैंने अभी जो आपको रिएक्शन समझा दिया वही आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, क्लियर है। उत्सर्जित गैस को शुष्क लिटमस पत्र पर प्रवाहित करने पर लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता, ठीक। वही जो मैंने आपको बताया कि जो गैस निकल रही है, इस गैस को जब हम ड्राई लिटमस पेपर में फ्लो करवाते हैं, प्रवाहित करवाते हैं, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जो ड्राई गैस है, जो ड्राई HCl है, ये शुष्क अवस्था में H+ आयन के रूप में नहीं रहता है, यानी कि अम्ल वाला व्यवहार नहीं शो करता है, ना ही प्रदर्शित करता है, ठीक। नम लिटमस पत्र का रंग नीले से लाल हो जाता है, यानी कि जो अपना नम, जो मॉइस्ट, एक वर्ड है मॉइस्ट, यानी कि जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है, जो नम लिटमस पत्र है, इसका कलर सर चेंज हो जाता है, ठीक। ये हमने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। हाँ जी, अब हम लिखते हैं सर रिजल्ट, यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो रिजल्ट यही लिख देते हैं हम लोग, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड। सर शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के समान व्यवहार नहीं करता, ठीक है, जो आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो अपना ड्राई HCl है वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है, ठीक। तो सर क्या है, जबकि नम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अम्ल के समान व्यवहार करता है। तो अब नम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ना, तो जो गैस था वो नम कर दिया गया लिटमस पेपर के थ्रू, गीले लिटमस पेपर में प्रवाहित कराने के थ्रू, यानी कि नम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है, और मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात क्लियर हो गई है बिल्कुल 100% कि हम आज क्या कहानी सुने हैं। अच्छा, तो अब आपको फिर से एक डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे बहुत ही अच्छे से हिंदी भाषा में लिखा है, आपकी फेवरेट लैंग्वेज। हम दिख रहा है कि सर आर्द्र लिटमस पेपर, आर्द्र मतलब सूखा वाला, ठीक है। फिर अपने पास निकास नली, कॉर्क परख नली, कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना कैल्शियम क्लोराइड। बेसिकली क्या है कि है ना, HCl गैस को सूखा रखने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड वाली नली में से इसको पास कराते हैं, ठीक है। ये वर्ड कहीं पे लिखा भी होगा आपके लिए।
ये लिखा ना जो अपना 7वां पॉइंट है, गैस को शुष्क करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड की नली से प्रवाहित करते हैं तथा शुष्क अवस्था में परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो क्रिया विधि में जो 7वां पॉइंट है ना, तो बेसिकली गैस हम चाहते हैं शुष्क अवस्था में रहे, तो इसे हम कैल्शियम क्लोराइड की नली में से बाहर निकालते हैं। तो जो नली है इसमें बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड की लेयर है। ठीक है, तो बाहर निकालेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें गैस को शुष्क रखने से मतलब है। हाँ जी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छा खासा कैल्शियम क्लोराइड रक्षक वाली नली, तो नली का भी एक फ़ोटो लगा है। कॉर्क दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब है, H2SO4 हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, परख नली आपको दिख रही है सोडियम क्लोराइड वाली, है ना, और आर्द्र लिटमस पेपर का आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक, चलिए, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है बिल्कुल रिएक्शंस वगैरह के साथ, और आप इस तरीके से अपनी हिंदी भाषा में लिख सकते हो। और यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट आप समझ लेना, कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। थोड़ी सी देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है और थ्योरेटिकल वाला चैप्टर है। 10th क्लास में क्या है ना, सब थ्योरी वाले चैप्टर हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपको लिखवा नहीं सकता हूँ थ्योरी में, मैं आपको बस समझा सकता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं आपको हर एक बात समझा दूंगा, इसमें से आप वीडियो को पॉज करके आप अपने काम की बातें शॉर्ट नोट बनाकर लिख लिया करें। और जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूँ इसे तो आपको लिखना ही है समझने के लिए। अच्छा, क्लियर है। अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, क्षारक जल में OH- हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, ये बात हमें पता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, हमने अभी पढ़ा। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट? देखिए अब क्या है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये घुलनशील का क्या चक्कर होता है हम 11th-12th में पढ़ते हैं। फिलहाल अभी ये एज ए इन्फॉर्मेशन है कि जो सभी क्षारक हैं, जो सभी बेस हैं, ये जल में घुलनशील नहीं है, जो मैंने आपको बताया। ठीक सर, आगे क्या लिखा है? जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है सर, बार बार एक ही बात बता रहे हो आप। अतः सभी क्षारक क्षार होते हैं, सभी क्षारक क्षार होते हैं, पर सभी क्षारक नहीं होते हैं। ठीक, क्षारकों का यानी कि क्षारों का स्पर्श साबुन की तरह होता है, साबुन की तरह, है ना, टच करने में लगते हैं, स्वाद में कड़वा होता है ना, तथा प्रकृति संक्षारक होती है, यानी कि प्राकृतिक कोरोजिव नेचर वाली होती है। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोरोजन पढ़ा था ना, संक्षारण, तो उस प्रकार की प्रकृति है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप टेस्ट करने लगो, खाने लगो, है ना, तो ये हानिकारक है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब इससे जुड़ी कुछ भी बात अगर आपसे पूछी जाए लैब के वाइवा में भी, है ना, या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ से कर लोगे बिल्कुल 100%, कोई भी यहाँ पर आपको तकलीफ दुख नहीं है। ठीक है, तो हम हर क्लास में सिमिलर से चीज़ करते जा रहे हैं, कुछ कुछ बस टॉपिक ही चेंज हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट का पैटर्न वही है ना। क्यों? ऑब्जेक्ट, फिर अपना जो इंग्रेडिएंट्स है ना, या फिर ऑपरेटर्स यूज़, फिर अपने पास मैकेनिज्म, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, तो वही सारी बातें हैं। तो मैं इस वजह से मिनिमम चीज़ें बोलकर आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। ठीक, अब देखिए एक नेक्स्ट एक्टिविटी है। अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर अम्ल और क्षार को हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, यानी कि पानी में हम डालें। सर सब तब से आप एक ही टाइप की बातें कर रहे हो, है ना। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एसिड या फिर बेस जल में जब होते हैं तब किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, अम्ल होते हैं कि क्षार होते हैं, ये नहीं है ना, होते हैं कि नहीं होते, इस बात पे पढ़ा। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो सर बेसिकली डाइल्यूशन को लेकर है, मैं अभी समझा देता हूँ यहीं पर। ठीक, इससे पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि सर एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, एक कॉन्सनट्रेट सोल्यूशन होता है, एक तनु विलयन होता है, और सर एक अपना सांद्र विलयन होता है। ठीक, तो तनु विलयन का मतलब क्या था कि अगर अम्ल में अम्ल की मात्रा से ज़्यादा पानी की मात्रा है तो सर मैं उसे तनु विलयन बोलता था। यदि अम्ल में, ये क्षार के लिए भी लागू है, यदि अम्ल में अम्ल की मात्रा पानी की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी कि अम्ल ज़्यादा है, तब मैं इसे सांद्र विलयन बोलता हूँ। ठीक, यानी कि सर मेन चक्कर मेरे पास डाइल्यूशन का है, यानी कि तनुता का है ना, तनु करने का है। तो कई बार ना हम देखिए, दरअसल जो सांद्र वाला पोर्शन है, यानी कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर जो सांद्र HCl है, सांद्र बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जो केवल अगर अम्ल का ही अमाउंट है तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कई बार हमें रिएक्शन में ना पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि मुझे डाइल्यूट करने की आवश्यकता पड़ती है ना, रिएक्शंस को करवाने के लिए, है ना, यानी कि तनु करने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि सर तनु करने के लिए मुझे अम्ल में पानी डालना पड़ेगा, अम्ल में मुझे पानी डालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अम्ल में पानी को डाल दें या फिर पानी में अम्ल को डाल दें?
समझ में आ रहा बात। जैसे कि आप अपने पास कॉन्सनट्रेट H2SO4 का ये बीकर था, ठीक है, अब ये कॉन्सनट्रेट मैंने बोल दिया है ना, मतलब कि इसमें H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है, लगभग ज़्यादा है ना, पानी की मात्रा है ही नहीं, आप ये मान के चलो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस सल्फ्यूरिक एसिड को मैं डाइल्यूट करूँ, यानी कि तनु करूँ, इसमें पानी की मात्रा बढ़ाऊँ, तो मैं क्या करूँ, इस सल्फ्यूरिक अम्ल वाले बीकर में क्या पानी ला के डाल दूँ, है ना, ये कर सकते हैं हम, या फिर पानी अपने पास रखा था, इसमें हम बूंद कर करके इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डाल दें या फिर हम पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, ठीक है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, तो इस बात को ही हमें सीखना है, इस बात को सीखना है कि क्या होता है, ठीक। तो मिलते हैं हम, ये आपको जैसा कि पता है कि इसको रफ ऑफ करने के बाद एक छोटी सी मैं हेडिंग लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर आज की कहानी जो यहीं पर ख़त्म होगी, फिर हम अगली क्लास से कुछ दुनिया की और बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, ठीक है। तो हम इसी बात पे आ जाते हैं कि अम्ल व क्षारक में, है ना, जल मिलाने पर होने वाली प्रक्रिया का अध्ययन करना, दिख रहा है, ठीक, ये चीज़। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो कंडीशन अपने पास है, देखा ना इससे पहले, कि मेरे पास अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक। हम पानी लेकर आए, मुझे बेसिकली डाइल्यूशन करना है, यानी कि इस अम्ल को हम तनु करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस पानी को अम्ल में डाल दूं या फिर पानी में अम्ल को डालूं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनते हैं यहाँ पर होता क्या है, ठीक। अब दरअसल क्या होता है कि जो हमें इस बात का पता लगाना है, सबसे पहली बात, कि जब हम अम्ल या फिर क्षार की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं तब क्या होता है, ठीक। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब अम्ल या फिर क्षार वाटर से रिएक्शन करते हैं ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में। सर ये क्या होता है, अगर रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है, अगर रिएक्शन होने के दौरान ऊष्मा निकलती है, तो हम सर बोलते थे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा निकली कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर में चेंज होने पर पता चलेगा, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज होने पर पता चलता है। यानी कि सर मैंने बीकर में अम्ल लिया था, अगर मैं इस अम्ल में पानी को डाल दूँ, अब मैं देखूँ रिएक्शन हुई, तो क्या रिएक्शन होने के बाद ये बीकर गर्म होता है कि नहीं, अगर गर्म होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ सर गर्म होता है, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने सबसे पहले क्या किया, अम्ल में पानी को डालना स्टार्ट किया, अम्ल में पानी को डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अम्ल का मतलब क्या है कि ये अपने पास एक कॉन्सनट्रेट H2SO4 है, ठीक है, या फिर आप क्या ले लो, एक NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक। मैंने क्या लिया अभी, कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक। तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 है, बीकर में पड़ा है, इतना ज़्यादा अम्ल का अमाउंट है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं पानी को डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, पानी को। तो जैसे ही मैं इसमें पानी डालूंगा ना, क्या होगा, अम्ल पानी के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, जिससे कि बीकर का जो टेम्परेचर है वो गर्म बढ़ जाएगा, यानी कि अब ये बीकर गर्म हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही मैंने पानी डाला, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से विस्फोट होता है, और विस्फोट होते ही ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे, और ब्लास्ट होकर पूरा जो एसिड था ना वो बीकर के बाहर आ जाता है, ठीक। तो ये बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल है, क्या है सर, हार्मफुल है। क्या किया मैंने, अम्ल लेकर आए हम कॉन्सनट्रेट H2SO4, मैं अम्ल को डाइल्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, अम्ल में पानी डालना स्टार्ट कर दिया। ये तरीका गलत है, मैंने अम्ल में पानी डालना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने पानी डालना स्टार्ट किया वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है, क्या होता है सर, ब्लास्ट हो जाता है और पूरा एसिड अपने मुँह पे, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। इतना ज़्यादा अम्ल था और मैंने पानी डाला, रिएक्शन हुई तो वहाँ से हीट निकली, एनर्जी निकली, ठीक है। तो हीट को डिसिपेट होने के लिए, है ना, रास्ता चाहिए, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी थी ना कि वो एनर्जी, है ना, इस तरीके से फैलना स्टार्ट की, है ना, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से फिर मेरे पास बीकर ब्लास्ट हो गया। क्या हुआ, बीकर ब्लास्ट हो गया, ठीक है, यानी कि हीट रिलीज नहीं हो पाई, है ना, हीट एब्जॉर्व करने का। एक्चुअल में क्या हुआ, अम्ल था, पानी के साथ रिएक्शन हुआ तो हीट बनी। अब कोई एक ऐसा आदमी हो, कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जो कि अगर इस हीट को एब्जॉर्व कर ले तो मेरे पास हीट ख़त्म हो जाएगी, तब ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन जब तक पूरा एसिड था तब तक हीट को एब्जॉर्व करने वाला कोई भी बंदा नहीं था, इस वजह से हीट बाहर निकलने के थ्रू बाहर निकलना चाहती है और इस चक्कर में ब्लास्ट हो जाता है एकदम से, ठीक। ये तो सर हम क्या करेंगे, तो सर जी हम डाइल्यूट करने के लिए पानी में अम्ल को मिलाते हैं, पानी में अम्ल को मिलाते हैं, है ना। यानी कि अगर मुझे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, तो हम पहले पानी लेकर आएंगे भाई साहब। इस पानी में हम
ड्रॉपर से बूंद बूंद कर करके हम इसमें H2SO4 डालेंगे, बूंद बूंद कर करके H2SO4 डालेंगे। इससे क्या होगा, एक बूंद H2SO4 पानी में गया तो ये H2SO4 पानी से रिएक्शन करेगा और हीट निकलेगी। क्या होगी, हीट निकलेगी। अब जो हीट निकली वो पानी के थ्रू आसानी से डिसिपेट हो सकती है ना। अब इसका मतलब कि जो पानी होता है सर, पानी हीट को एब्जॉर्व करता है और शोषित करता है। तो पानी सर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। लेकिन जब हम कंसनट्रेट अम्ल में पानी को डाल रहे थे तब हीट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी आदमी नहीं था, इसी वजह से ब्लास्ट हो गया था। अब मैंने सर क्या किया, पानी में H2SO4 को डालना स्टार्ट किया। तो जैसे H2SO4 पानी में जाता है, हीट निकलती है, तो वो हीट इस पानी के थ्रू आराम से डिसिपेट हो जाती है, यानी कि पानी के थ्रू आराम से हीट बाहर निकल जाती है और मेरे पास विस्फोट नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ से हमने दो बातें सीखी कि सर अपने पास यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। और दूसरी बात सर मैंने ये सीखी कि जो अपना पानी होता है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और फिर हमने एक और बात समझी कि हीट को डिसिपेशन चाहिए, यानी कि हीट को निकलना चाहिए। अगर हीट को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर हम लोग जैसे कि बैलून में हवा भर दें और फिर उसको मोमबत्ती के पास लेकर जाए तो बैलून फट जाता है, फटाक से फटेगा। क्यों फटा, क्योंकि जैसे बैलून में तो सर एयर थी, बैलून को लेकर गए हम मोमबत्ती के पास लेकर गए ऐसे। अब मोमबत्ती के थ्रू बैलून गर्म होता है, गर्म होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। अब ये हीट निकलने का रास्ता चाहिए, तो हीट बैलून से होते हुए अंदर जाएगा, है ना, अंदर जाएगा। अब एयर एक अच्छा हीट का एब्जॉर्वर नहीं है, यानी कि जो अंदर एयर भरी है ये हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है, हीट को अवशोषित नहीं कर पाती है। तो हीट निकलना जाएगा, तो हीट निकलने के लिए क्या करेगा, इस बैलून को फाड़ देगा, तो बैलून फटाक से फट जाएगा, ठीक। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट आप क्या करो, बैलून में पानी भर के करो। बैलून से फुलाया एकदम बैलून, उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दो आप। अब की बार पानी वाला बैलून नीचे लेकर आते हैं, आपने देखा भी होगा, अब देख लेना यूट्यूब पे। अब की बार मैंने पानी वाला बैलून लेकर आए, हम मोमबत्ती के नीचे रखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि मोमबत्ती जल रही है लेकिन बैलून फट नहीं रहा है। क्यों नहीं फटा, क्योंकि मोमबत्ती के थ्रू जो हीट मिल रही थी, जो ऊष्मा मिल रही थी बैलून को, वो ऊष्मा अंदर जो पानी है वो पानी अवशोषित कर लेता है, वो पानी अवशोषित कर लेता है ना। तो जो हीट निकली वो हीट पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, इस वजह से बैलून अब की बार नहीं फटा, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब ये पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर है। सेम यही हाल क्षार के साथ भी है, सेम यही हाल क्षार के साथ भी है। यानी कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है ना, अगर मैं क्षार लेकर आऊँ, क्षार का सॉल्यूशन मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, पानी में क्षार को डालूंगा, है ना कि क्षार में पानी को डालूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है ये चीज़, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। अब मैं NCERT की कुछ जो चंद लाइनें हैं वो आपके, है ना, आपके नज़रों में लाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सर हम एक्टिविटी, ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एक्टिविटी 2.10 पे हम आ चुके हैं। एक्टिविटी 2.10 क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया आपके लिए, अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर होने वाली प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है। अम्ल व क्षारक में जल मिलाने पर होने वाली प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है। फटाफट पढ़ते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। सामग्री में क्या है, बीकर लेकर आया सर, मैंने बीकर लेकर आया हूँ मैं, जल, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि, है ना। तो वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैकेनिज्म क्या है सर, क्रियाविधि, एक बीकर में 10 ml जल लेते हैं, 10 ml, इसमें कुछ बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाते हैं। तो बीकर मैं लेकर आया, है ना, इस बीकर में मैंने पहले वाटर ले लिया, इसमें कुछ बूंद हम H2SO4 डाल रहे हैं, फिर इसको हम लोग सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक। बीकर की तली को स्पर्श करते हैं, बीकर की तली को देखना भी क्या हुआ, वही टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं, है ना। तापमान में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण करते हैं, तो मैंने बीकर को ऐसे हिलाया, टच किया, फिर देखा कि क्या टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं, हीट रिलीज हुई या नहीं, इस बात का पता कैसे लगेगा, टेम्परेचर में चेंज आने पे, ठीक है। क्योंकि पहले तापमान कुछ और रहता है, जब रिएक्शन हुई तो तापमान बदल गया, बढ़ गया, तो यानी कि हीट रिलीज हुई है, ठीक है। ये चीज़ अगर टेम्परेचर कम हो गया तो यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो गई है, हाँ जी। अब यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इस बात का परीक्षण करते हैं। तो ऊष्माक्षेपी होती है, मुझे पता है, अभी मालूम चला। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराते हैं। अब सेम यही चीज़ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराएंगे और हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, ठीक है।
चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे प्रेक्षण की बात करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन की बात। ठीक है सर, क्या है, बीकर के तापमान में वृद्धि होती है। तो हमने सर ये ऑब्जर्व किया कि जो बीकर था ना, उसकी जो तली जो बॉटम होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो गया है, यानी कि सर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तापमान में तो सर वृद्धि हुई है, इस बात की सर क्लियर है ना। निष्कर्ष निष्कर्ष यानी रिजल्ट क्या निकलता है ना। अब एक आप डायग्राम देख लोगे, उसको मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना, यानी कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल जब जल में घुला है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में घुलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जल वाला बीकर, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय जल में बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। देखा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करने के लिए जल में बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, ना कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिला देते हैं, है ना। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मत डाल देना, कभी एक्सपेरिमेंट करना लैब में, ऐसा नहीं कि कभी लैब में कहें हाँ जी हाँ गुरुजी क्या करना है, तनु करना है ना, हाँ ले आओ, अम्ल लेकर आए, ले आओ, पानी डाल दिया उसमें, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, पहले पानी ले आओ फिर उसमें अम्ल डालो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि जल डाल दिया जाए तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का पात्र टूट सकता है, टूट भी जाएगा, है ना, हीट रिलीज होने के चक्कर में टूट सकता है, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल पात्र से उछलकर बाहर निकल सकता है ना। अम्ल में मैंने पानी डाल दिया, विस्फोट हो गया, ठीक है, जिससे दुर्घटना की संभावना उत्पन्न होती है, जिससे कि हमारा दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करने के लिए सदैव जल में सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे बूंद बूंद करके सावधानी पूर्वक मिलाते हैं, है ना। तो इस वजह से पानी में बूंद बूंद करके हम सावधानी पूर्वक मिलाएंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। सावधानी पूर्वक क्यों, अगर बूंद बूंद अगर कहीं बीकर के बाहर गिर गया, हाथों पर गिर गया तो हाथ जल जाएगा मेरा। ठीक, अब क्या है, मिलाते रहते हैं और हिलाते रहते हैं, तथा थोड़े समय उपरांत जब तापमान पुनः सामान्य हो जाता है, देखो हम क्या करते हैं ना, बीकर में, पानी वाले बीकर में ऐसे हम बूंद बूंद करके मिलाएंगे और हम टेम्परेचर देखते रहते हैं, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, जब ज़्यादा गर्म हो तो फट जाएगा, 2-3 बूंद आ रहा है, सर कुछ गर्म हुआ है। अब भाई साहब पानी के थ्रू पहले हीट निकलने दो, कुछ समय लगेगा, जब फिर से नॉर्मल टेम्परेचर हो गया इसका, अब फिर से आप बूंद बूंद करके मिलाओ। तो इस तरीके से कितना हमें अमाउंट लेना है उसका हम बनाते हैं। और ये जो विलियन वाला जो टोटल पार्ट है ना, हम 11th-12th वाली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कैसे विलियन का और चक्कर होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे सांद्रता का टर्म देखते हैं ना। तो फिलहाल उसकी हम बातें करेंगे बाद में 11th-12th में। तो सर इस पर फिर से आते हैं, पुनः सामान्य तापमान हो गया। ठीक, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के डिब्बे या पात्र पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर अंकित चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो कंसनट्रेट H2SO4 है या फिर जो कंसनट्रेट NaOH है ना, उनके डिब्बों पर एक सिंबल लगा होता है, किसका सर, चेतावनी का, हम बोल सकते हैं वार्निंग, कॉशन, है ना। तो सिंबल आपको दिख रहा है, एक तो उसने हाथ पे डाला है और एक किसी ऑब्जेक्ट पे डाला है। तो किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु पे डालने पर H2SO4 दिख रहा है ना, वो उस वस्तु को जला दिया है और वहाँ का जगह खाली कर दिया है, वहाँ का जगह विस्थापित हो गया, रिप्लेस हो गया है H2SO4 से। तो सेम यही हाल अगर हाथ पे गिर जाएगा तो हाथ भी जल जाएगा, है ना। एक्चुअल में जो H2SO4 होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि वो पानी को चूस लेता है, तो जैसे जैसे हम हाथ पे डालेंगे ना, तो हाथ से ये नमी को चूस लेगा, नमी को सक कर लेगा, खींच लेगा और मेरा हाथ तुरंत जल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेतावनी है ना, वो चेतावनी यही है कि भाई हाथ में नहीं डालना है, बीकर में डालना है। ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, आपको पता है अगर जल में अम्ल है तो H3O+ के रूप में होगा या फिर H+ एक्वस के रूप में होगा, है ना। और जो क्षारक है वो OH- आयन के रूप में रहता है ना। तो क्या लिखा है, जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या फिर OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, यानी कि जैसे जैसे मैं पानी मिलाता जाऊंगा वैसे वैसे H+ आयन या फिर जो H3O+ आयन है और OH- आयन है, इन आयन का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि अब की बार पानी की मात्रा बढ़ने वाली है, तो पानी बढ़ने वाला है इस वजह से, है ना। यानी कि जो अम्ल की या फिर क्षार की वजह से जो आयन्स आने वाले हैं, इन आयन का अमाउंट पर लीटर पर वॉल्यूम में कम हो जाता है, क्योंकि पानी बढ़ गया ना भाई साहब, सिंपल सी बात। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, कि सर पानी लेकर आया, मैंने उसमें अम्ल डाल दिया, सोल्यूशन बना, तो ये अपने पास एक डाइल्यूट H2SO4 बन गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ये प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं सर, डाइल्यूशन, यानी कि तनुता, क्या लिखा, तनुकरण। ठीक है, एवं अम्ल व क्षारक तनुकृत हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जो अब ये जो एसिड या बेस है ये डाइल्यूटेड है, तो दिस इज अवर डाइल्यूटेड एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कि अब pH का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है
जो इसका क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलेंगे सर, प्रबल है ना, कि कितना एसिड और बेस, कि एसिड बेस कितना प्रबल है, इसको हम किस तरीके से मेजर करें, कैसे मापन करें। ठीक, तो अगली क्लास से एक नई दुनिया चालू होगी। अभी तक हमने एसिड और बेस पे बहुत सारी बातें की, कैसे पहचानना, उनकी रिएक्शन, अलग अलग टाइप के मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, आपस में रिएक्शन, फिर अलग अलग टाइप की एक्टिविटी, पानी के साथ क्या हुआ, पानी में डाले कि उसी में पानी को डाल दें। तो हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी और बहुत कुछ हमने पढ़ा एसिड बेस के बारे में। अब थोड़ी सी दुनिया हमारी चेंज होने वाली है इस चैप्टर को लेकर। अब हम सर क्या देखेंगे कि एसिड या फिर बेस की प्रबलता, उनका स्ट्रेंथ कैसे हम पहचानेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल रिलेट करता है अपने 11th और 12th की केमिस्ट्री से, जिन्हें आगे चल के साइंस से ही पढ़ना है ना। फिलहाल अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, तो ये भी अगली क्लास है, जब भी हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। बहुत ही आसानी से हम हर एक बात को समझ लेंगे, ऐसे ही हंसते खेलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक का लेक्चर बहुत मज़ा आया होगा आपको, है ना। ऐसे ही सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट जाकर सारे एपिसोड वेब सीरीज देख डालो, एक ही रात में पूरी सीरीज खत्म, है ना। चलिए, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।